हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो 2004 में पेपर हुई थी उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब 2004 में जो पेपर हुई थी उसकी जो पैटर्न थी वो 120 क्वेश्चन तो थे, ठीक है। और इसमें भी इंग्लिश थे, एप्टीट्यूड थे और बाकी सारे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे 2002 की पेपर में, आप देखे होंगे कि 2002 के पेपर में पूछे गए थे आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, बट 2004 में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ना, तो वो इसमें है 22 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो ये 47 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इन फर्स्ट पार्ट। दूसरी पार्ट में हम लोग बाकी जो आपके 63 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, 73 क्वेश्चन वो हम लोग बाकी करेंगे। अब उस 73 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमी के हैं और एट दैट टाइम के जो करंट अफेयर थे वो उसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स पोर्शन करेंगे 22 क्वेश्चन, देन हम लोग इंग्लिश के पोर्शन करेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे हमने पहले ही अपलोड कर दी है, ठीक है, कि आप पहले से आप उसको रेडी रखें। जहाँ प्रॉब्लम हो सिर्फ वही पॉइंट देखें, सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखें, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन हम लोग करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का है। अब पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हिच वर्टिसेज आर एट द वर्टिसेज ऑफ एन ऑक्टागोन बट हैव ओनली वन साइड कॉमन विद दैट ऑफ द ऑक्टागोन। ऑक्टागोन 8 साइड होंगे उसके और एक ही कोई भी साइड कॉमन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कौन सी साइड कॉमन है उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत होगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑक्टागोन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। सो ये 8 साइड हो गया, ठीक है। अब इसमें हमसे कुछ अब पूछ रहा है कि कोई भी एक साइड कॉमन होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नंबरिंग कर लेते हैं ABCDEFG। अब एक कोई भी साइड को हम कंसीडर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर AB को कंसीडर करते हैं, ठीक है, AB को एक फिक्स करते हैं, ठीक है, मतलब जो ट्रायंगल होगा उसमें AB एक होगा साइड। अब AB को अगर फिक्स करते हैं तो कितनी ट्रायंगल बन सकती है, एक ये ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है, ABF। और क्या बन सकती है, एक ये ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। और तो ये क्या हो गया आपको, ABD एक ट्रायंगल बन गया। और क्या बन सकता है, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और एक ही साइड कॉमन बोला है, क्लियर। और एक जो बन जाएगा वो AEB, ठीक है। मतलब कौन कौन सा बन गया, अगर AB को बेस माने तो आपको बन गया है एक ABE एक ट्रायंगल बना, ठीक है। इसके बाद ABD एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल हो गया। और ABF एक ट्रायंगल बना और एक ABG ट्रायंगल बना। मतलब जब एक साइड को बेस को कॉमन कर रहे हैं, अब आप कहोगे कि ABC क्यों नहीं बन सकता है ना। तो AB और BC दो कॉमन हो गए, तो ऑक्टागोन का जो साइड है उसमें एक ही साइड को आपको लेना है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल का जो भी ट्रायंगल बनाना है उसमें एक ही साइड जो होगा कॉमन होगा, बाकी सारे किसी और वर्टिसेज पर करेंगे। तो आप देख लीजिए कि अगर हमने AB को कंसीडर किया है तो हमारा कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल। तो अब इस केस में अगर हम लोग BC को कंसीडर करेंगे तो 4, CD को कंसीडर करेंगे तो फिर 4, DE को कंसीडर करेंगे तो 4 ट्रायंगल, EF को कंसीडर करेंगे तो 4 ट्रायंगल। ऐसे करके 8 साइड को अगर कंसीडर करेंगे तो 4 4 होगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 32। तो 32 ऐसे ट्रायंगल हो गए जिसमें एक साइड जो होगा वो कॉमन होगा। सो द आंसर इज 32। होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन में हमने ये डायग्राम कर दिया है, ठीक है, कि अगर AB को आप मानते हो, ये टोटल हो गए, ठीक है। अब AB को मानते हो तो एक ये ट्रायंगल 2, इसके बाद एक ये ट्रायंगल 3 और एक ये ट्रायंगल 4, टोटल यही 4 ट्रायंगल होंगे। इसी तरह आप किसी और को ले सकते हो, BC को ले सकते हो, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो 4, तो उसी तरह अगर 8 को लेंगे तो 8 × 4 32 ट्रायंगल्स बन सकते हैं।
अब इसमें आप समझ गए ए बी सी क्यों नहीं लिया है, ये भी तो एक ट्रायंगल होगा, बट ए बी सी इसलिए लिया है कि इसमें दो साइड आ रहे हैं, ए बी और बी सी ऑक्टागोन का, बट ऑक्टागोन का हमें एक ही साइड चाहिए, बाकी हम लोग वर्टिसेज का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असम। असम से एक वर्ड लिया जाता है, एंड अ लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड नागालैंड। एक वर्ड है हमारा असम, उसमें से एक वर्ड लेना है, और एक नागालैंड है, उसमें से एक वर्ड लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू लेटर्स आर द सेम, बट दोनों, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम होंगे। तो अब क्या करना है इसमें, अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, देखो असम में क्या है, अगर हम असम की बात करें, ठीक है, तो असम में क्या है, दो ए है, ठीक है, इसके बाद आपको दो एस है और एक एम है, ठीक है। और अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड, अब इसमें देख लो, कॉमन तो पहले पता करनी पड़ेगी ना। सो एन कितने हैं, दो हैं, इसके बाद ए कितने हैं, इसमें तीन है, तीन ए है, और जी कितने हैं, एक है, एल कितने हैं, एक, और डी कितने हैं, एक है, ठीक है। नाउ आप पूछ रहा है कि एक लेटर दोनों में से लेना है, तो कॉमन लेटर जो होगा वो ए होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन है नहीं, एम है नहीं, एस है नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, असम से निकालते हैं। तो असम से ए निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए निकालने, ए ही कॉमन है, तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर निकालेंगे टोटल कितने, 3 2 5 6 7 8, तो ये 3/8 हो जाएगा। नाउ अगर ये मतलब कि असम से ए निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना, एक वर्ड चूज कर रहे हैं और उसमें ए आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, और नागालैंड से ए निकलने की 3/8, क्लियर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू लेटर्स आर द सेम, दोनों सेम है, इसका मतलब पहले में असम से ए आ रहा है और इससे ये आ रहा है, ठीक है, इस दोनों से ए आ रहा है, तो ये हो गया 4, सो 3/20 इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइन्स is intersected by another set of 4 parallel lines so as to form a number of parallelograms, how many parallelogram can be formed। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। अब पैरेललोग्राम के लिए हमें देखो 5 पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ऐसे आप समझ लो, और 4 पैरेलल लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे आप मान लो, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कितने पैरेललोग्राम होंगे, यही पूछ रहा है, हाउ मेनी पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्म। तो किसी भी पैरेललोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर कोई भी पैरेललोग्राम बना रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए, 2 वर्टिकल वाले चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल वाले चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 4 जो हमारा पैरेलल लाइन है, 4 जो वर्टिकल वाले हैं उसमें से 2 ले लो, एंड 5 में से 2 ले लो, क्लियर, ठीक है। तो 4c2 इंटू 5c2, तो 4c2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि NCR की जो फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का, वो होता है फैक्टोरियल n/(r) इंटू फैक्टोरियल n-r, ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल 5/2 - 5 - 2 इट्स 3, और ये 2, तो यहाँ पे आपको 4 इंटू 3/2 इंटू, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको आसानी से भी कर सकता था, ठीक है, 60 आंसर होंगे इसके, तो 6 इंटू 10 विच इज़ 60, मतलब 60 ऐसे पैरेललोग्राम बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई विल सोच है। अब आप सोचो कि 6 जो है डाइस को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, 5 6। सो अब क्या करते हैं, डाइस में क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है कि ये होते हैं, अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाइस विल सोच, मतलब क्या हो सकता है, या तो एक डाइस 6 शो करेगा, कम से कम एक तो करना ही है, या 2 डाइस करेगा, ठीक है 6, या तीनों डाइस जो है सो 6 शो करेगा। अब मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी, अब इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं, जब एटलीस्ट 1 डाई विल बी शो 6, तो हम एक सिंपल सा आपको बताते हैं कि आप क्या कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन नन ऑफ द डाइस, किसी भी डाइस में आपको 6 नहीं आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब पहले में जैसे कि मान लीजिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ डाइस इज 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो तीनों में होंगे, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/6 विच इज
5/6, ठीक है। तो पहले में भी नहीं आए एंड दूसरे में भी नहीं आए और तीसरे में भी नहीं आए, ठीक है। तो ये हो गई नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 125/216। अब हमसे पूछ रहा है कम से कम एक में आए, तो पूरे टोटल प्रोबेबिलिटी में से नहीं आने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो कम से कम एक वाली निकल जाएगी। सो ये 91/216 इज द आंसर। तो ये सबसे आसान वे है जो अगर एटलीस्ट वन डाई पूछा है तो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि तीन में से एक डाई को लिए, है ना, बाइनोमियल के बेस पे तीन में से एक डाई लिए, उसमें से एक में 6 आया, दो में 6 नहीं आया, ठीक है। या क्या करिए, तीन में से दो डाई लिए, है ना, उसमें एक दो में 6 आया और एक में 5/6 आया। या ऐसा करें तीन में से तीनों डाई में से तीनों में 6 आ गया, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, ये 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट दिस इज ऑल्सो वे टू सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 919 से 10,000 के बीच में सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 5। कम से कम एक डिजिट जो होगा वो 5 होगा। अब आप समझिए कि मान लेते हैं कि एक डिजिट 5 होगा, तो 999 से हमारा पूछ रहा है 10,000 के बीच में, ठीक है। अब एक डिजिट 5 होना चाहिए, तो जो पहला डिजिट होगा ये डिजिट, ये तो एक ही बार एक आएगा, 9,999 के बाद 10,000 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हमें क्या करना है कि अब अगेन इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 4 डिजिट है ना, ज़्यादा सा ना तो 999 तक होगा, क्योंकि ठीक है 999 से तो बिटवीन 999 से तो 1,000 से आप समझ लीजिए 999 के बीच में की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 डिजिट पहला होगा ही नहीं। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा करें, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन डिजिट इज 5। तो इसका सबसे आसान वे जो है आप निकाल लीजिए कि नन डिजिट इज 5। नन डिजिट मतलब कहीं पे 5 नहीं आ रहा है। तो अगर 5 नहीं आएगा तो इस प्लेस पे क्या हो सकता है, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, डेसिमल, है ना, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इसके बाद आपको 100 के प्लेस पे क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। अब आप टेंस पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है, 3 4 5 6, 5 नहीं होगा, ओके। सो 5 नहीं होगी, 4 6 7 8 9 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 में से कोई भी हो सकता है। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि नन ऑफ द डिजिट, है ना, 5, कोई भी डिजिट 5 नहीं है। तो टोटल डिजिट में से अगर घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने 5 वाले होंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे भी कोई भी 9 में से 9, 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। यहाँ पे 0 से 9 के बीच में कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया तो ये 3 डिजिट की नंबर हो जाएगी, और 3 डिजिट की नंबर सबसे छोटी 999 पहले ही दे रखा है, और यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो 0 भी नहीं होगी, और 5 वाला तो हमको लेना ही नहीं है। तो ये जो हो जाएगा वो 8 ही नंबर, 8 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 6 7 8 9 में से कोई हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, जबकि हमें करने क्या है, 1,000 से 9,999 के बीच में करने हैं। तो ये हो गए टोटल। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8, तो ये आते हैं हमारे 5832। सो 5832 हमारे ये आ रहे हैं। अब टोटल जो नंबर होंगे 999 से 10,000 के बीच में, वो टोटल नंबर जो होंगे वो होंगे 9,000, ठीक है। इन दोनों के बीच में 9,000 टोटल नंबर होंगे। उसमें से 5832 ऐसे नंबर है जिसमें कि 5 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 3168 ऐसे नंबर होंगे जिसमें कि 5 आएंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आप समझिए, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 5, कम से कम एक डिजिट 5 होगा, जैसे 8 9 5 4 हो गया, कुछ भी। तो इसमें हमने क्या किया कि हम ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जिसमें कि कोई भी डिजिट 5 नहीं है, ठीक है। अब कोई भी डिजिट 5 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी वहीं पे, यहाँ पे 0 भी नहीं होगा, कि 0 होगा तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा। तो ये हमारा 5832 आ गया। अब 5832 आ गया, टोटल नंबर है 9,000, उसमें से 5832 ऐसे नंबर है जिसमें 5 नहीं आएगा, तो टोटल 5 कितने आएंगे वो पता चल गया। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट टॉयज, ठीक है, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 2 चिल्ड्रेन। 4 डिफरेंट टॉयज हैं और 2 बच्चों में चार खिलौने हैं, 2 बच्चे में बांटने हैं, सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट, अगेन एटलीस्ट, कम से कम एक 1 टॉय मिलेगा, है ना, कम से कम 1 टॉय मिलेगा।
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। अब आप सोचो इसमें, देखो अब इसमें क्या हो सकता है कि 4 हमारे पास टॉय है। कितने टॉय हैं? 4 खिलौने हैं। बच्चे कितने हैं? 2 हैं। 2 चिल्ड्रन है हमारे पास में, ठीक है। अब क्या है, कम से कम एक देना है। तो अब क्या करते हैं, पहला बच्चा देखो ना, चाइल्ड 1 है ना, और चाइल्ड 2, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, अब समझिए आप इसमें कि 4 है हमारा, तो 1 इसको दे देते हैं और 3 इसको दे देते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, कम से कम 1 देने हैं, या 2 दोनों को दे देते हैं, या इसको 3 देते हैं और इसको 1 देते हैं। क्लियर? यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 टॉय हमारे पास में, 2 बच्चे हैं, तो या तो 1 इसको दे, कम से कम 1 तो देना ही है। तो 1 खिलौना इसको दे दिए, 3 खिलौना इसको दे दिए, इसको 2 दे दिए, या इसको 3 दिए चाइल्ड 1 को, इसको 2 दिए। अब इसको कैसे वे में लिखेंगे, है ना। तो अब 4 में से कौन सा खिलौना किसको देने हैं, तो आप समझिए 4 में से कोई भी एक खिलौना C1 को दे दिए, एंड बाकी जो 3 बचे खिलौने वो तीनों दे दिए किसको? चाइल्ड 2 को, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, प्लस होगा, है ना। या ऐसा करेंगे, और जब भी है तो प्लस होगा, है ना। 4 में से 2 इनको मिल गया और बाकी जो 2 बचे वो इनको मिल गया, ठीक है। इसके बाद 4 में से कोई 3 इनको दे दिया और बाकी जो 1 बचा वो तो सीधे उसको दे देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो 4C1 कितने होंगे, ठीक है ना। तो 4C1 हो जाएंगे यहाँ पे, सबको ऐड करना है। सो 4 प्लस, है ना, ये 2C2 जो आपको 1 हो जाएंगे, और 4C2 जो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये 4C3 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 14 ऐसे वे हैं, 14 तरीके से बांटा जा सकता है, ठीक है। सो द आंसर इज 14। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेडियम हैज़ 10 गेट्स। एक स्टेडियम में कितने गेट हैं? 10। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 पर्सन इंटर द स्टेडियम। 3 पर्सन स्टेडियम इंटर करेगा। तो गेट कितने हैं आप सोचो, 10 गेट हैं, है ना। अब पर्सन कितने हैं? 3 पर्सन। और पर्सन कितने हैं? 3। अब क्या है, अब एक पर्सन, पहला पर्सन क्या करेगा? 10 में से किसी भी गेट से जा सकता है ना। तो 10 तरीका हो गया। दूसरा पर्सन फिर 10 में से किसी भी गेट से जा सकता है। तीसरा पर्सन 10 में से किसी भी गेट से जा सकता है। तो जो टोटल वे होंगे, अब टोटल वर्क कब कंप्लीट होगा? जब 10 तीनों जाएंगे। तो पहला तरीका जाएगा 10 से, फिर दूसरा 10 वे से, एंड तीसरा 10 वे से। तो टोटल 1000 वे हो सकते हैं स्टेडियम में इंटर करने के, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एट अ कंक्लूजन ऑफ अ पार्टी अ टोटल नंबर ऑफ 28 हैंडशेक। हाथ मिलाने वाले, पार्टी जब खत्म हो जाती है तो 28 लोग हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। एवरी पर्सन इन द पार्टी शुक हैंड विथ एवरी अदर पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी। हर पर्सन, एक जो जितने अटेंड करते हैं पार्टी उसके दूसरे से, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पर्सन है, 10 लोग की पार्टी है, तो जो पहला होगा वो पूरे 9 से करेगा, है ना। तो इस तरह से हो रही है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी। तो कितने लोग पार्टी अटेंड किए थे। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या हो गया कि नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो होता है, टोटल नंबर ऑफ जो हैंडशेक होता है, तो 2 लोग करेंगे हैंडशेक, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कि कितने पार्टी थे, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन पार्टी सी कॉम्बिनेशन, उसमें से 2 लोग को करेंगे, और विच इज 28। अब नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी अगर हम n मान लेते हैं, वही हमें निकालना है। तो NC2 28 हैंडशेक होते हैं। सो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 विच इज 28। नाउ वी कैन राइट दैट n इंटू n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 28 इंटू 2 56, ठीक है। तो ये कब होगा? ये 7 इंटू 8 होगा, है ना। 8 इंटू 7 विच इज़ 56। n की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो 8 इंटू 7 56 होता है। तो 8 लोग होंगे तो 28 हैंडशेक होंगे। क्लियर? सो द आंसर इज 8। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अमित हैज़ 7 फ्रेंड्स। अमित के पास 7 मित्र हैं। whom he wishes to invite to a dinner, जिनको वो चाहता है कि डिनर पे बुलाए। अब आउट ऑफ हिज 7 फ्रेंड्स, 7 में से एक या उससे अधिक, 1 और मोर, मे एक्सेप्ट द इन्विटेशन। एक या एक से अधिक हो सकता है कि इन्विटेशन एक्सेप्ट करे, है ना। एक भी कर सकता है, दैट्स मीन्स एक 7 को बुलाया, ठीक है। 7 में से हो सकता है सिर्फ एक ही बोला,
या ऐसा भी हो सकता है कि 2 बोला या 3 बोला या सातों के सातों बोल दिया कि हम आएंगे। सो 1 और मोर मे एक्सेप्ट द इन्विटेशन। इन हाउ मेनी वे डिफरेंट वेज कैन अमित 7 फ्रेंड अटेंड द पार्टी। कितने तरीके से, है ना, 7 फ्रेंड्स। तो बस वही चीज़ हो गई, क्या हो जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि हर चॉइस, हर जितने भी लोग हैं इसमें, ठीक है, तो पार्टी में क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। ये 2 चीज़ हो सकती है ना। या तो मान लीजिए कि तो या तो 1 लोग आएगा, या 2 लोग आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या पाँचों का पाँचों आएगा, या 6 का 6, 7 का। अब इसमें से कौन 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 आएगा, है ना। अमित के 7 फ्रेंड हैं, राम, मोहन, सोहन, रहीम है ना। तो राम रहीम आ गया, मोहन रहीम आ गया, या सोहन राम आ गया, तो ये नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए कि सबके पास में कितने हैं, 2 चॉइस हैं, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे कि अगर टोटल वेज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहले के पास 2 है, आ सकता है या नहीं सकता, ऐसे करते करते ये सबके पास 2 वे हैं, तो 2 टू द पावर 7 विच इज 128 हो गया। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन नहीं आया। अगेन हम जो तीसरी इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, नो पर्सन इज कमिंग। अगर जब भी 1 मोर या एटलीस्ट 1 होगा तो इसी टाइप से बनाइए आप। नो पर्सन इज कमिंग, मान लेते हैं कोई कमी नहीं होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई आ नहीं रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, है ना, कि कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका हो सकता है कि सातों में से सातों ने रिजेक्ट कर दिया, तो एक ऐसा ही एक ही वे हो सकता है। तो एक वे है नहीं आने के, टोटल वे हैं 128। तो टोटल अगर हमसे पूछे कि एक या एक से अधिक आ रहा है, उसके कितने हो जाएंगे, 128 मतलब एक जिसमें कि कोई नहीं आएगा। सो 120, सब सारे नेगेटिव कर देंगे। सो टोटल 127 वे हो जाएंगे जिसमें कि वो आएंगे। क्लियर, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें क्या बोल रहा है कि एक या एक से अधिक लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो इतना सोल्यूशन करने से बढ़िया है कि आप ऐसा मान लो कि कोई भी नहीं आ रहा है, तो कोई भी नहीं आ रहा है उसके कितने तरीके हो जाएंगे, एक तरीका, है ना, कोई नहीं आया। अब टोटल वेज जो हो जाएंगे, चूंकि 7 फ्रेंड है उसमें तो सबके पास 2 ही चॉइस है, या तो यस या नो, तो 128 हो गए। तो हमारा जो एक या एक से अधिक आएंगे वो हो जाएगा 127। अगला क्वेश्चन है, देर आर 3 इन्वेलप्स, 3 इन्वेलप है ना, विथ 3 डिफरेंट एड्रेसेज रिटन ऑन देम। 3 इन्वेलप है और तीनों में डिफरेंट एड्रेस लिखा हुआ है। 3 letters are to be enclosed in these 3 envelopes such that 1 letter goes inside 1 envelope without seeing the address written on any envelope. What is the probability that each of the 3 letters goes into the envelope with correct address written on it? अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें, चलो ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे बड़ा है, आप क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं कि एक इन्वेलप ए है, एक बी है, एक सी है। एक को दिल्ली जाना है, मान लीजिए कि 3 जगह हैं, 3 एड्रेस हैं, एक दिल्ली का है, एक कोलकाता का है, ठीक है, और एक पटना का है। क्लियर, ये 3 एड्रेस है, दिल्ली, कोलकाता एंड कैलकाता एंड पटना। सो कैलकाता आपके पास 3 इन्वेलप हैं, तो पूछ रहा है इसमें से, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब आंख बंद करके ना हम इन्वेलप में एड्रेस डालते हैं, ठीक है। 3 लेटर्स आर टू बी इंक्लोज इन दीज 3 इन्वेलप्स, तीनों लेटर हैं, एक पे दिल्ली का एड्रेस है, एक पे कोलकाता, एक पटना, और आंख बंद करके हम उसमें डालते हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम अगर मान लीजिए कि ए को दिल्ली भेजना है, बी को कोलकाता और सी को, तो उसी जैसे हमने एड्रेस फिल किए हैं वैसे ही वो लेटर जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। नाउ चूँकि हमारे पास में कितने हैं, 3 लेटर है ना, 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे इसको क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 विच इज़ 3 × 2 × 1 विच इज़ 6। तो टोटल 6 वे हो जाएंगे हमारा, ठीक है। इसमें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इट्स 1/6। इसमें बहुत आसान है कि मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट ईच ऑफ द 3 लेटर्स गोज इनटू द इन्वेलप विथ करेक्ट। 6 ही तो हो सकते हैं ना। अब मान लीजिए कि ए में ए इन्वेलप है, ठीक है, तो ए में आप क्या डाल सकते हो, इस तीनों में से कोई भी आप आंख बंद करके या तो दिल्ली डालोगे, या कोलकाता डालोगे, या पटना डालोगे, कोई भी डालोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये 3 तरीके हो गए, ठीक है, कोई भी। अब मान लीजिए इसमें जो चला गया, जैसे दिल्ली चला गया और दिल्ली का ही है इसमें, ठीक है ना, तो आपके पास 2 बचे, कोलकाता पटना, तो दूसरे में क्या करोगे, वो 2 में से कोई एक रखोगे, फिर आपके पास 1 बचेगा, तो 6। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। सबसे आसान क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी पे देख लो आप कितने क्वेश्चन पूछे थे एक में। अगेन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि अ पर्सन एंड हिज वाइफ अपीयर इन द इंटरव्यू। एक पर्सन और उसकी वाइफ एक इंटरव्यू में जाती है, ठीक है, वहाँ पे होती हैं 2 वैकेंसीज होती है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द हस्बैंड एंड डेट ऑफ द वाइफ आर 1/7, मतलब कि हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड जो है वो 1/7 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ वाइफ जो है 1/5 है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ हस्बैंड मैं डैश कर देता हूँ, वो क्या हो जाएगा 1 - 1/7। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा 6/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ वाइफ, वाइफ की रिजेक्शन हो जाए वो 1 - 1/5, सो इट्स अ 4/5। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी, एक ही सिलेक्ट हुआ, तो अब या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा, मतलब अगर हस्बैंड सेलेक्ट होता है, हस्बैंड सेलेक्ट हुआ एंड वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई, डैश का मतलब आप नॉट समझ लो, या क्या हो जाएगा वाइफ का सिलेक्शन होता है एंड हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होगा, दो ही चीज़ हो सकती है। नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हस्बैंड सेलेक्टेड, इट्स 1/7 इंटू वाइफ नहीं होने का 4/5 प्लस वाइफ की सिलेक्शन 1/5 और हस्बैंड के नहीं होने के 6/7। इसको आप कर लो 4/35 प्लस 6/35, सो इट्स अ 10/35। सो ये 5 2 जा एंड 7 जा, सो इट्स आंसर इज 2/7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन सा सीरीज है। सो √3, √6 और 2√3। तो हम पहले देखते हैं इसमें कॉमन रेशियो निकाल करके, या आप ऐसा निकाल के देख सकते हो, कॉमन रेशियो देख लो, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये अर्थमेटिक में तो लग नहीं रहा है क्योंकि इस दोनों के बीच के जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है नहीं। कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कि कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड, मतलब कि नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म। सो कॉमन रेशियो पहला निकालेंगे √6/√3, तो ये क्या हो जाएगा √2। और इसको अगर हम करते हैं, क्योंकि सब कॉमन रेशियो सब में सेम होने चाहिए, तो 2√3/√6। सो अगेन इट्स अ 2√3/√3 इंटू √2, सो इट्स अ √2। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, कॉमन रेशियो सेम है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में nth जो टर्म होता है वो होता है a इंटू r⁻n−1, वेयर r इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो गया सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म a क्या हो गया फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म क्या है √3, r क्या हो गया हमने निकाला था √2। ठीक है, और ये सीरीज में तभी बोलेंगे जब पूरे सीरीज में ये √2 के ही इसमें होंगे। अब n-1, सो √3 इंटू √2 n-1 इज द आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 20%। रेक्टेंगल का लेंथ को आप 20% को घटा देते हैं और ब्रेथ जो होते हैं उसको कांस्टेंट रखते हैं। नया फिगर जो होगा वो बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं लेंथ को घटा देते हैं और ब्रेथ को सेम रखते हैं तो नया जो फिगर होता है स्क्वायर हो जाता है। सो मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ क्या है B। सो व्हाट इज द एरिया, इट्स L इंटू B। अब हो क्या रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 25% लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ अब क्या हो रहा है कि लेंथ को हम घटा दे रहे हैं, सो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 20%। सो 20% क्या हो जाएगा 80/100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 40 50, ये क्या हो जाएगा 5 8 जा 5 10 जा, ये 4 और ये 5। सो ये अब जो L होगा वो अगर 4L/5 कर देते हैं तो स्क्वायर हो जाता है ना। 4L/5 में स्क्वायर अगर हो जाता है ये, तो स्क्वायर में क्या होता है दोनों साइड इक्वल होती है। इसका मतलब जो लेंथ ये होगी वही ब्रेथ भी होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर हम लोग 4L/5 इंटू B, क्योंकि ब्रेथ जो है वो कांस्टेंट है और लेंथ जो होगा 4L/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25% लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से आप हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, डिफरेंस दोनों का कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे और फिर हमको रेशियो निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 4/5 LB। ठीक है, ये हुआ, तो ये कितने हो गए 5 - 4 इट्स 1/5 LB। तो 1/5 LB इसका मतलब ये हो गया कितने हो गए 20% हो गए। 1/5 मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंस जो है कितना है 1/5। अगर 100 से इसको हम करते हैं तो कितने हो जाएंगे L/B का
20%। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25% लेस नहीं होगा, ये होगा 20% लेस। सो पहला हो गया गलत, पहला जैसे ही गलत हुआ तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन बाकी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 11% लेस दैन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें, सो 2l+b, ठीक है ना, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो गए। अब फिर से वही करो, डिफरेंस निकालो, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज लेस दैन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इसको निकालेंगे जैसे कि 2l+2b माइनस, ये तो रेक्टेंगल की हो गई, माइनस इसमें क्या निकालेंगे हम लोग? 4l, 2l इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। सो अब l की जगह पे क्या लिखेंगे? 4/5l, है ना। सो 2 इंटू 4/5l, है ना, 2 इंटू 4/5l, और प्लस क्या करेंगे? 2 इंटू बी, क्योंकि ब्रेथ जो है वो सेम ही है, ब्रेथ इज केप्ट कांस्टेंट, सिर्फ लेंथ को घटाने से ये स्क्वायर बन रहा है। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको 2l -8y, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तब भी हो सकता है, 2b 2b 4b 2b, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं तो 2b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2b कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 2l -8/5, सो 10 - 2 8l/5, ठीक है। ओके, सो क्या हो जाएगा? नो, 8 नहीं होगा, ये 2l माइनस, देखो आप 2l -8l/5 अगर करते हो तो 10 - 8 इट्स 2l/5। अब 2l/5 हो गया। अब इसको कंपैरिजन किस में करना है? डिवाइड बाई किसके कंपैरिजन में? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट लेस देन द रेक्टेंगल से कंपेयर करना है। तो रेक्टेंगल की क्या है आप देख लो, ठीक है ना, रेक्टेंगल का स्क्वायर का हम कर रहे हैं, तो आप इसमें डिवाइड बाई रेशियो निकालने के लिए इंटू 100 करोगे, और डिवाइड किससे करोगे आप? l, ठीक है ना, 2 इंटू l प्लस, है ना, आपको ये हो जाएगा 4/5l, हम दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है, 4/5l। अब इसमें अगर आप बात करो तो ये जो आएगी आपको अराउंड ये 11% के आसपास आती है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 12% लेस देन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब अगेन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालते हो तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है? सो रेक्टेंगल के डायगोनल अगर बात करें, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल तो वो होता है l² + b²। और इसमें अगर बात करें, स्क्वायर का बात करें, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड, ठीक है। सो √2 इंटू साइड, तो अगर इसकी बात करें तो √2 इंटू साइड क्या किए हैं, साइड में 20% घट गया है तो 4/5l5 हो गया, तो 4l/5 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसकी डायगोनल अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? अगेन l², ठीक है ना, और प्लस 4/5l का स्क्वायर, है ना। तो इसको करके हम लोग निकालेंगे, फिर दोनों के डिफरेंस करके ये निकालेंगे, और ये अराउंड 12% आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन का क्वेश्चन है। अब इसमें है 4 क्वेश्चन है हमारे, और एक ये है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो आप, रेफर द ग्राफ्स गिवन बिलो एंड आंसर द आइटम्स दैट बिलो। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज फॉर द ईयर 1996 इन US डॉलर मिलियन में। अब क्या है, अब इसमें आप देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है सेक्टर वाइज फॉरेन इन्वेस्टेड अप्रूव्ड फॉर 1996, ये यूरोपियन यूनियन का 23% है, ठीक है, 1996 में। और 1996 में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज है, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल है जो ब्लैक में है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, मतलब ये बात कर रहा है इसकी, ठीक है ना, जो ग्रीन में ब्लैक में नहीं है। तो इनफ्लोज जो है ये US मिलियन डॉलर में दिया हुआ है हमारा। सो अगर हम इसको देखें तो 23% हमारा क्या है, 23% सेक्टर वाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल है 1996 के लिए, ठीक है। अब ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमसे पूछ क्या रहा है, ये अप्रूवल किसके लिए है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड फॉर 1996। हमसे पूछ रहा है इनफ्लो के बारे में, दिया हुआ है अप्रूवल के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड
विद द गिवन डाटा। नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? कि हमारे पास जो 23% है वो दिया हुआ है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स हैं। फॉरेन अप्रूवल जो ब्लैक में है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज के बारे में हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है ना। तो ये हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द गिवन डाटा। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट आर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स फ्रॉम सार्क, एशियन एंड ईयू कंबाइंड टुगेदर इन द ईयर 1996। कितना है, ठीक है। सो 1996 में अगर हम यूएस मिलियन डॉलर को नहीं लिखते हैं तो अब आप सोच लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल कितनी है। आप देख लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल कितनी है 1996 में। टोटल 8,000 है ना। ये 8,000 है, ठीक है। सो 8,000 हमारा है, 8,000 यूएस डॉलर। मैं सिर्फ 8,000 लिखता हूँ, है ना। सो 8,000 है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल 8,000 का, है ना। अब इन्फ्लोज आपका 2,000 है, बट अप्रूवल की बात पूछ रहा है तो 8,000 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सार्क, एशियन और ईयू। तो सार्क एशियन, सार्क कितनी है, सार्क के कितने हैं 2%, एशियन के 3% 5, और ईयू के 23। तो 23 5 टोटल कितने हो गए? मतलब परसेंटेज ऑफ अप्रूवल जो है, परसेंटेज ऑफ अप्रूवल कितने हैं वो है आपको 28%। सार्क के 2%, एशियन के 3 और यूरोपियन यूनियन के 28%। तो 8,000 टोटल हैं, उसके 28% जो है सो अप्रूव्ड हुआ है। क्लियर? फॉरेन इन्वेस्ट अप्रूवल्स और सेक्टर वाइज फॉरेन इन्वेस्ट अप्रूवल फॉर 1996। तो ये हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो वी गॉट द 2240। इसका आंसर होगा यूएस मिलियन डॉलर में। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद है कि इफ़ द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज फॉर द ईयर 1997 वेयर टू ग्रो बाय 20%। मतलब जो 1996 में होगा उससे 20% ग्रो करेगा। क्या? फॉरेन नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज 1996 में कितनी है आप देख लीजिए। जो ब्लैक में नहीं है वो कितनी है? $2,000। तो 2,000 है, उसमें से बोल रहा है कि 20% इंक्रीज करेगा। तो क्या करेंगे? 120/100, 20% इंक्रीज कर गया तो ये हो जाएगा 2,400। अब क्या है? इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ इनफ्लोज वाज टू रिमेन द सेम एज इन केस ऑफ द अप्रूवल फॉर द ईयर 1996, ठीक है। और ये जो अप्रूवल वाला होगा वो भी 1996 में जो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जितनी अप्रूवल है वहाँ पे भी उतना ही होगा। सो व्हाट वुड बी द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज फ्रॉम नाफ्टा। अब देखो इसमें प्रोपोर्शन ऑफ इनफ्लोज और अप्रूवल की बात करें, नाफ्टा की बात करो। सो नाफ्टा में क्या है? नाफ्टा के पास कितने हैं? नाफ्टा में 35% है, ठीक है। नाफ्टा में 35% है, ठीक है। और फॉरेन इनफ्लोज ऑफ नाफ्टा तो 35% है, और फॉरेन इनफ्लोज टोटल कितने हैं? 2,000, है ना, $2,000। तो उसके अगर हम 35% करते हैं तो हमारा 700 ये है 1996 में। क्लियर? अब इसका 700 मिलियन हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है? 20% जो 1997 में इसका इंक्रीज कर दिया तो इसका भी करेगा। तो 700 इंटू 120/100 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 840 मिलियन, ठीक है। इन विच ईयर इज द रेशियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हायर, ठीक है। कौन से ईयर में हायर है? तो अब रेशियो निकालना है ना। तो इसमें 3,000 है और 1,000 है ना। आप देख रहे हो 3,000 एंड 1,000 है, ठीक है। और इसमें 3,000 और 1,000 है। और इसके बाद आप देख लो इसमें 2,000 और 8,000 है ना इनफ्लोज। और ये इसकी रेशियो निकालनी है। और इसमें क्या है? 1,500 है और 2,500 है। इसमें कितने हैं? 3,500 है और 3,000 है, 2,900 के आसपास आप समझ लो। और इसमें 9900 है, ठीक है। और ये 2,000 है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के किसकी रेशियो पूछ रहा है? इन विच ईयर द रेशियो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल, है ना। मतलब 9900 10,000 है। सो 10,000 है तो 99 100 आप मान लो, ठीक है, डिवाइड बाई इनफ्लो। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसी में होगा। सो 1995 में सबसे ज़्यादा होगा। सो द आंसर इज 1995, ठीक है। तो ये हो गया आपको। सो इन विच ईयर द रेशियो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इज हाईएस्ट। बाकी भी हम लोग इसमें कर सकते थे। अगर आप 1,500 इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्ट अप्रूवल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, अप्रूवल कितनी थी? 1,500 और मिले कितने? 3,000। तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके। और ये 9900/2000। तो हाईएस्ट अगर पूछा जाए तो यही होगा, है ना।
तो द आंसर इज 1995। अब क्या है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि देयर आर 4 पर्सन A B C एंड D, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ A एंड B टुगेदर इज इक्वल टू दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ C एंड D। मतलब A और B के पास जितना मनी है वो C और D के पास जितने मनी है उसके बराबर है, ठीक है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ B एंड D टुगेदर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी विथ A एंड C। मतलब B और D के बीच में जो है वो ज़्यादा है A और C से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी विथ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। मतलब ए के पास बी से ज़्यादा है। हु हैज़ द लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी। अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है ना, सो बी और डी है ना ग्रेटर देन क्या है ए सी, है ना। अब इसमें बात करें ए और सी, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि ये आप ये दोनों देख लो, बी प्लस डी ग्रेटर देन ए प्लस सी और ए ग्रेटर देन बी है ना। तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं क्या कि बी प्लस डी जो होगा है ना वो ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है, क्योंकि हमें ए बड़ा है बी से, बी प्लस सी। अब क्या है हमारे पास ये 3 है और उसमें से हमको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है तो बी प्लस सी कर देते हैं, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन सी हो गया, है ना। तो डी ग्रेटर देन सी हो गया, तो डी बड़ा हो गया और ए ग्रेटर देन बी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि ए बी और बी और डी में हमें रिलेशन चाहिए एक, ठीक है ना। सो बी और डी में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि बी प्लस डी ग्रेटर देन ए प्लस सी है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें कि बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या मान लो के, ठीक है। अब क्या हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा सी प्लस डी है। तो क्या हो जाएगा बी माइनस डी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे मतलब कि इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोनों को ऐड करते हैं तो इधर 2b बचता है, 2b इज इक्वल टू, और इधर 2c बचता है और प्लस सम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि जो b जो होगा वो c से बड़ा होगा। तो हम रिलेशन निकाल दिए। सो a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c, है ना, और d ग्रेटर देन c क्या है तो d ग्रेटर देन c है। तो आप इधर क्या कर दो, सबसे छोटा c हो गया, मतलब c a b से भी है और c जो है d से भी छोटा है ना, d ग्रेटर देन c से बड़ा है d, ठीक है ना। तो सबसे हमसे लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी किसके पास में है। सो द आंसर इज c। सो c हैज़ द लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर यूजेज अ टोटल नंबर ऑफ 4893 डिजिट्स इन ऑर्डर टू नंबर ऑल द पेजेज ऑफ हिज बुक, ठीक है। तो ऑल द पेजेज मतलब 1, 1, 2, 1, 3, है ना। यूजेज टोटल नंबर ऑफ 4893, है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, ही स्टार्ट विद द डिजिट 1 फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, हाउ मेनी पेजेज डज ही बुक है। तो देखो एक डिजिट की पेज कितनी होगी, एक डिजिट की पेज, एक पेज नंबर, एक डिजिट पेज कितनी होगी, वो होंगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 डिजिट की पेज कितनी होंगी, 2 डिजिट की पेज कितनी होंगी, वो होंगी 10 से 99 तक, तो टोटल कितने होंगे 90 होंगे, है ना। अब 3 डिजिट की कितनी होंगी पेज, तीन डिजिट होगी 100 से 999 तक, तो मतलब 900 होगा, ठीक है। 4 डिजिट की पेज ऐसे ही करेंगे हम लोग, है ना। 5 डिजिट की पेज करेंगे, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब 9 डिजिट जो होगा सिंगल डिजिट होगा तो 9 × 1, अब 12 में तो 2 डिजिट है ना, 1 और 2 दोनों है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 9 × 1, 90 जो हैं वो 2 डिजिट वाले हैं, तो टोटल डिजिट हो जाएंगे 180। फिर 900 जो हैं वो 3 डिजिट वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं कितने होते हैं। सो 9 + 180 + 2700 विच इज़ 2889, ठीक है। तो अब 4 डिजिट वाले अगर हम कैलकुलेट करते हैं, नॉट 9000 × 4, तो वो बहुत हो जाता है, 36,000 हो जाता है। तो इसका मतलब 4 डिजिट वाले में ही हमारा ये कंप्लीट है, ठीक है। तो अब कितना पेज तक जाएगा, तो 4 × पता नहीं कितने नंबर तक जाएगा और कितने पेज तक जाएगा, तो मान लेते हैं कि x पेज तक हमारा टोटल जाएगा। और 3 डिजिट तक कितना है 2889 और टोटल कितना है 4893। सो 4x इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे 4893 - 2889, सो विच इज 2004, ठीक है।
तो ये हमारा आ रहा है 501, मतलब 501 पेज तक जाएंगे। तो पूछ रहा है कि टोटल पेज कितने होंगे, तो 4 पेज वाले कितने हो जाएंगे 501। तो अब इसको टोटल पेज हो जाएंगे 9 पेज 1 डिजिट वाले 90, 900 और 999 प्लस 501 विच इज़ 1500। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हैं पहले भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द 2 आइटम्स। 5 लेडीज ABCDE गो टू सिनेमा हॉल अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड PQRS एंड T, ठीक है, और ऑर्डर में नहीं है। सीट्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर रिजर्व फॉर दिज 5 मैरिड कपल। ये सारे मैरिड कपल है और इनके लिए जो सीट हैं वो रिजर्व की गई हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ईच ऑफ द 5 लेडीज सीट ऑन द सीट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है ना। हर लेडीज जो है अपने हस्बैंड के लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड के लेफ्ट में बैठते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। हमें पूछा है कि हुई सीटिंग इन द ऑन द सीट नंबर 7, है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप इसमें समझिए कि अच्छा, अब हमें दिया हुआ है द कपल E and S ऑक्युपाई सीट्स एट द एक्सट्रीम राइट। सो E and S जो है वो एक्सट्रीम राइट में है, ठीक है। सो E और X जो हो गया वो हमारा एक्सट्रीम राइट हो गया। C हु इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड Q हु इज़ नॉट सिटिंग ऑन द सीट नंबर 2 आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। B and R आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी एंड हेंस आर सिटिंग एट द सेंटर। B और R जो है वो सेंटर पे बैठते हैं, ठीक है। A एंड T आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। A और T भी हस्बैंड और वाइफ नहीं है, तो दोनों आसपास बैठेंगे नहीं। D इज सिटिंग ऑन द सीट नंबर 3। D जो है सीट नंबर 3 पे है, ठीक है। अब पूछ रहा है हु इज सिटिंग ऑन द सीट नंबर 7। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इसमें क्या है कि E and S ऑक्युपाई द सीट एट द एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट पे हैं वो, तो उसको छोड़ते हैं अभी। B and R आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी एंड हेंस एट द सिटिंग एट द सेंटर। तो B और R को हम लोग सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। सो B and R सेंटर में है, तो हम यहाँ पे B कर देते हैं और यहाँ पे R कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नंबर पे D सिटिंग ऑन द सीट नंबर 3, तो D हमको 3 नंबर पे बिठा देना है, ठीक है। अब D बैठ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। A और T बोल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ नहीं है ना। C हु इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, है ना, एंड Q हु इज़ नॉट सिटिंग ऑन द सीट नंबर 2। सीट नंबर 2 पे कौन है, Q नहीं है। आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। और A एंड T हस्बैंड वाइफ है नहीं, ठीक है। तो A एंड T हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो A और T पास में बैठेंगे नहीं, ठीक है। और Q और C 2 नंबर पे हु इज़ नॉट सिटिंग ऑन द सीट नंबर 2 पे बैठ नहीं रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A दे दें, ठीक है। T यहाँ पे होगा नहीं, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, T को हम लोग अलग कर देते हैं और हमसे जो पूछा जा रहा है कि हु इज़ द 7 नंबर पे कौन बैठ रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर पे कौन बैठ, तो C हु इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं है, एंड Q हु इज़ नॉट सिटिंग ऑन द सीट नंबर 2। सीट नंबर 2 पे Q नहीं है, Q यहाँ पे हमारा हो गया, P यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्लियर। तो A के साथ P का हो गया, फिर B R तो है ही। अब हमारा जो B और S तो होगा नहीं, B और R तो हमारा E and S तो होगा नहीं, तो P Q R हो गया, ठीक है ना। E और S को हटा देते हैं, T भी हम लोग का साथ नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 7 नंबर पे कौन बैठेगा, 7 नंबर पे हमारा बैठेगा C, क्योंकि आपको पेयर भी तो बनाना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, A और P होगा, है ना, हस्बैंड वाइफ की बनानी है। D और Q होगा, B और R है ना। C के साथ एक होगा और बाकी C के साथ कौन हो जाएगा, T, और इसके बाद जो है सो E के साथ S हो जाएगा। दैट्स इट, यही तो है। तो हमारा 7 नंबर पे कौन बैठेगा, C, ठीक है। क्योंकि हमें बताया क्या कि हस्बैंड और वाइफ जो है सो लेफ्ट में हो गया, और वाइफ कौन कौन है, ABCD वाइफ है। तो जितना भी A है, D है, B है, C है और E है, ये सब लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ इन द लास्ट कंडीशन 5, मतलब इस कंडीशन में इट इज स्टेटेड दैट D सीट्स ऑन द सीट नंबर 7, और 7 नंबर सीट पे हम लोग D को अगर बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो 7 नंबर सीट पे अगर हम डी को बिठाते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ डी बैठेगा तो यहाँ पे क्यू बैठेगा, डी क्यू है साथ में, तो डी यहाँ बैठेगा तो क्यू बैठेगा। इसका मतलब ये जो सी टी होगा वो यहाँ बैठ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देन हु विल बी सीट ऑन द सीट नंबर 4, तो 4 पे क्या बैठेगा, टी। आसान सा क्वेश्चन था। सी पे कौन बैठेगा, टी, ठीक है। सो द आंसर इज टी। क्लियर। सो ये हमारा हो गया, आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, सो अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अ 2 मेंबर कमिटी इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, है ना। 2 मेंबर कमेटी बनाई जाती है आउट ऑफ 4 मेन एंड 2 वीमेन। 4 मेन होते हैं और 2 वीमेन होते हैं, ठीक है ना। तो 4 मेन होते हैं तो टोटल मेंबर कितने होंगे, 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कमिटी दस फॉर्म विल हैव एग्जैक्टली 1 वीमेन, कम, है ना, 1 वीमेन होगा, है ना, एग्जैक्टली 1 वीमेन। सो 2 लोगों की कमेटी बनानी है तो 1 वीमेन है, तो 4 मेन और 2 वीमेन है, तो 4 में से 1 मेन चूज कर लो एंड 2 में से 1 वीमेन चूज कर लो, 2 लोग कमेटी बन गई। और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो टोटल 6 में से 2 चूज कर लो। अब इसको सॉल्व करना है। सो 4C1 ये 4 हो गया और 2C1 2 हो गया, और 6C2 को जो अगर हम करेंगे तो 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5/2, सो 3, सो 8/15 इज द आंसर। सो 8/15 है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स पोर्सन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंग्लिश पोर्सन। अब जनरल इंग्लिश में है, जो पहला टाइप का कुछ 5 क्वेश्चन पूछा है वो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज। ये बहुत आसान होता है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं, फर्स्ट और लास्ट, और बाकी के आपको अरेंज करने होते हैं। तो ये आपको अगर इंग्लिश सही से आ रही है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ आप देख लीजिए इसमें कि क्या है हमारा, वी इंडियन बाय नेचर आर एक्सट्रीमली इमोशनल। हम इंडियन जो हैं वो नेचर से ही बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं। अब इसके बाद आपको कौन सा लाइन लग रहा है, वी इंडियन बाय नेचर आर एक्सट्रीमली इमोशनल, और लास्ट में है व्हाट मस्ट बी अप्रिसिएटेड इज दैट नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन टीम हैज़ रिएक्टेड टू दिस माइंड गेम अटरेंस ऑफ हेडन। ठीक है, तो पहला लाइन ये होगा और लास्ट का लाइन ये होगा, बीच में कौन 4 लाइन होगा वो हम लोग को देखना है और उसी को सजाना है। तो अब देख लीजिए कि या तो एस है पहला में और या आर है, ठीक है ना। तो आप पहले देख लो दोनों को रख करके आपको क्या लगता है। सो वी इंडियन बाय नेचर आर एक्सट्रीमली इमोशनल, सडनली हेडन हैज़ बिकम अ विलेन। आपको लग रहा है कि ये होगा, कि इसमें कहीं लग रहा है आपको, ये लाइन को आप ऐड करके देखो कि वी इंडियन बाय नेचर एक्सट्रीमली इमोशन, सडनली हेडन हैज़ बिकम अ विलन, ये दोनों लाइन का मतलब जॉइंट नहीं हो पा रहा है। सो वी इंडियन बाय नेचर आर एक्सट्रीमली इमोशनल विदाउट रियलाइजिंग हेडन्स इंटेंट इन कॉलिंग सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स सेल्फिश वी हैव रिएक्टेड एंग्रली। हम लोग बिना ये रियलाइज किए हुए कि हेडन का इंटेंट नहीं था, है ना, कि जो सब कॉन्टिनेंट का इंडिया के जो प्लेयर होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, हम बिना उसकी पूरी इंटेंट को जाने हुए कि उनके मन में क्या था हमने एंग्रली रिएक्ट कर दिया। तो S1 के बाद एस हमारा होगा, ठीक है, ठीक है। और एस के बाद हमारा क्या होगा, एस के बाद होगा, इसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिशियंस आर वर्किंग ओवर टाइम टू प्रूव हाउ आवर प्लेयर हैव नॉट बीन सेल्फिश। स्टैटिस्टिशियन जो हैं वो काम कर रहे हैं इसको प्रूव करने में कि हमारे जो प्लेयर हैं वो सेल्फिश नहीं है। हैड द पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बाद क्या होगा, हैड द पॉलिटिकल पार्टीज, नो, उसके बाद है सडनली हेडन हैज़ बिकम अ विलेन। हेडन जो है सो अचानक से विलेन बन गया। हैड द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया नॉट बिन बिजी इन फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ दे वुड हैव आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिफ्यूज वीजा टू हेडन। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है वो अगर बिजी नहीं होता अपने आप में लड़ने में सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल करके और हेडन का वीज़ा रिफ्यूज कराते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सो SQRP इज द आंसर। इसमें आपको पढ़ना है कि एक ना लॉजिकल सेंटेंस बन जाए, व्हाट मस्ट बी अप्रिसिएटेड दैट नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडियन टीम हैज़ रिएक्टेड टू दिस माइंड गेम अटरेंस ऑफ हेडन, ये लास्ट में है, ठीक है। सो SQRP इज द आंसर, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है अगला, in the roll call of human history the sleepy capital town of Madhya Pradesh is indelibly linked with one of the world's worst man-made catastrophes, ठीक है। अब कैटास्ट्रोफ है, घटना है कोई, है ना,
तो अब ये पूछ रहा है, अब इसके बाद जो ये है, इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब बिकेम लेस कंप्लेसेंट एंड बिगेन टाइटनिंग देयर सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में आपको क्या लगता है होगा, ये पहले क्यू होगा या एस होगा, क्योंकि दो ही इसमें दो ही से स्टार्ट किया है, तो क्यू एस की सिर्फ पढ़ो आप। ऑन द नाइट ऑफ December 3, 1984, a poisonous grey cloud spread out from the Union Carbide planet। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बता रहा है। इन भोपाल suffocating more than their lakhs of its unsuspecting residents। ठीक है, तो S1 के बाद Q लग रहा है, S नहीं लग रहा। द रेस्ट वेयर डूम्ड, ये नहीं होगा। आपको इसके बाद ये लॉजिकल आपको देखना पड़ेगा। सो इन द रोल कॉल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री द स्लीपी कैपिटल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश इज इनडेलिबली लिंक्ड विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट मैन मेड कैटास्ट्रोफी। मैन के द्वारा किया गया घटना। अब ये कैसे हुआ था? ऑन द नाइट ऑफ December 3, 1984 अब पॉइजनस ग्रे, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी वहाँ से पॉइजनस गैस हुई, जिससे मोर देन 3 lakhs ऑफ अनसस्पेक्टिंग रेसिडेंट्स जो है सो उससे सफ़र किए थे। तो ये हो गया, ये तो पता चल गया कि पहले क्यू होगा, ठीक है। सो क्यू होगा। अब क्या है, अब पी होगा कि आर होगा ये देखना है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो पी में है द डिजास्टर, ओके पी है मोर देन 2000 डाइड इंस्टेंटली। ऑफकोर्स 3 lakhs को प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मोर देन 2000 डाइड इंस्टेंटली, 2000 तो अचानक से मर गए, तो क्यू के बाद पी होगा। देन 2000 मर गए, द रेस्ट वेयर डूम टू वीच होबल एंड गैस्प देयर वे थ्रू लाइफ, देयर ऑर्गन्स ईटन अप बाय द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज दैट लीक्ड आउट ऑफ। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज है क्यू फिर पी फिर एस, और देन फिर द डिजास्टर शुक द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को हिला डाला, है ना। सो क्यू पी एस आर इज द आंसर। तो ये लॉजिकली सीखना है, इसको आपको कोई सिखा नहीं सकता है, इसको आप लाइन पे लाइन ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। पहले मिल्क पाउडर को इंपोर्ट करते थे, अभी क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। अब इसमें देखो क्या लिख सकते हो आप, इसमें पी होगा या आर होगा। देखो पहला जो है पी है या आर है, तो इसके बाद लाइन को ऐड करो, पी बोल के देखो एक बार, फ्रॉम द पी बोल करके उसमें मीनिंग निकाल के देखो। फ्रॉम एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, ऑपरेशन फ्लड इज arguably India's biggest and most successful evolution since the क्विट इंडिया मूवमेंट। ये लग रहा है कि यही सही होगा। और आर क्या है आप देख लो, फ्रॉम एब्जेक्ट डिस्प्रेशन टू बिकमिंग ए ग्लोबल प्लेयर इन द डेयरी सेक्टर, ये बाद की लग रही है ना। सो पहले मिल्क पाउडर का इंपोर्ट करते थे, अब जो है सो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हम मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं। किसके कारण? ऑपरेशन फ्लड के कारण। तो पहला क्या होगा? पी होगा, ठीक है। अब P के बाद Q होगा या S होगा? यहाँ पे Q है और यहाँ पे S है ना। सो फ्रॉम अ मेयर फ्यू विलेजेस एंड 2275 लीटर प्रोसेसिंग प्लांट टू एन ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस 23 स्टेट 170 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 90,000 विलेज कोऑपरेटिव्स। बोला कि कुछ विलेजर मिलके 275 लीटर की मात्र प्रोसेसिंग प्लांट से शुरू किया था, अब ये 23 स्टेट में 170 डिस्ट्रिक्ट में 90,000 विलेज कोऑपरेटिव तक फैल गया हुआ है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यही होना चाहिए, एंड दैट वाज द, यही होगा, है ना। सो तो ये आंसर हो जाएगा PSQR, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द आयरनीज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस इज दैट इट हैज़ बीन प्लान्ड। इंडिया की जो है एक रीजन है ना, वन ऑफ द आयरनीज है इंडियन इकोनॉमी इज कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस, मतलब लगातार अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। ये दैट क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। अब हमारे पास में फिर से है P या Q में से कोई होगा इसके बाद वाली लाइन, है ना। तो अब इसको हम सोचेंगे कि क्या होगा, P होगा कि Q होगा। चलिए पढ़ते हैं पहले। P क्या है? इट इज अनदर मैटर दैट इन ईच ऑफ द 9 5-year प्लान्स बैरिंग द फर्स्ट मोर टारगेट्स वेयर मिस्ड देन मेट। हमेशा टारगेट मिस किए हैं मिलने से ज़्यादा। अब इसके बाद क्या हो सकता है? Within 2 months of India's becoming a republic, the Planning Commission was set up to prepare a blueprint for India's future roughly once in a 5-year। मतलब क्या हुआ कि अंडर परफॉर्मेंस रही है ना। अब अंडर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 2 महीने, ठीक है ना, जैसे ही रिपब्लिक मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हम लोग क्या किए, रिपब्लिक बना, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने बनाया एक प्लानिंग कमीशन।
ठीक है। सो S1 के बाद हमारा Q लग रहा है कि लॉजिकल सही होगा, सो P वाला चला गया। अब क्या है कि इसमें क्या होगा, R होगा या S होगा वो देखना है। सो S क्या है, इलेबोरेट मॉडल्स, ठीक है ना, 5 years हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इलेबोरेट मॉडल्स डेवलप्ड बैक्ड बाई इमैक्युलेट कैलकुलेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट। इसके बाद क्या किया इन्होंने कि भाई क्या टारगेट को अचीव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, क्या पॉलिसी लाना होगा, उसके बारे में बात किया। सो क्यू के बाद जो होगा हमारा एस होगा, देन फिर पी होगा एंड देन फिर आर होगा, ठीक है। सो द आंसर इज, ये क्यू जो है सो 2 बार आ गया है ना। सो क्यू एस पी आर इज द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इन नेबरिंग तमिलनाडु कोडाइकनाल हैज़ फॉलन ऑन बैड टाइम, ठीक है ना। पड़ोस के तमिलनाडु में कोडाइकनल हैज़ फॉलन ऑन बैड टाइम, ख़राब समय चल रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है आप समझिए, पी होगा या क्यू होगा, 2 ही हैं हमारे पास में, तो हम ज़्यादा पूरा पढ़ के टाइम बर्बाद करेंगे नहीं। पी क्या है, तो आप पढ़ के देखिए, इन नेबरिंग तमिलनाडु कोडाइकनल हैज़ फॉलन ऑन बैड टाइम्स, ट्रेवल स्टार्टेड व्हेन द फोकस वाज शिफ्टेड फ्रॉम ऊटी टू कोडाई इन द मिड 80s। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई, तो ये इसके बाद यही पी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रबल स्टार्टेड व्हेन द फोकस वाज शिफ्टेड फ्रॉम ऊटी टू कोडाई, ऊटी से कोडाई पे जब किए तभी से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो पी तो हो गया। अब क्या है कि आर होगा या एस होगा, है ना, तो एस भी एस करके देखते हैं और आर करके देखते हैं। कॉमर्शियल फोर्सेज टूक ओवर द हिल स्टेशन एंड लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटीज कॉमेंस अराउंड द आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड इन द 1800s। ये सही लग रहा है। और देखो क्यों प्रॉब्लम हुई, ट्रैवल स्टार्ट तब हुआ जब हम लोग ऊटी से शिफ्ट कोडाई पे करने लगे। अब कोडाई पे क्या हुआ, कॉमर्शियल फोर्सेज टुक ओवर द हिल स्टेशन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लगी, जिसके कारण, है ना, आर्टिफिशियल लेक बनने लगे, जिसके साथ कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो द आंसर इज पी आर क्यू, पी आर के बाद क्यू एस, ठीक है। अब एक है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ड को ऑर्डर करना, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। अब हमको ये करना है, ठीक है। अब क्या है, वार माइनस शूटिंग, वार माइनस शूटिंग, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है। अगेन उसी टाइप का है जिस टाइप का हम अभी सॉल्व किए थे, वार माइनस शूटिंग। अब क्या है कि बट देयर वाज नथिंग टू सजेस्ट एनी, है ना। तो शूटिंग के बाद क्या होगा, सो आप सोच लो, वार माइनस शूटिंग वाज हाउ क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, शूटिंग इंक्रीज ऑफ animosity between the players or the spectators was visualized before the first ball was bowled। अब आप इसमें अगर आप सोच रहे होंगे, देखो यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए। इसमें स्टार्ट किससे होगा, वार माइनस शूटिंग वाज हाउ क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज विजुअलाइज, मतलब क्या होगा, इसके बाद क्यू होगा। सो वार माइनस शूटिंग वाज हाउ क्रिकेट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये होती है वो वार की तरह होती है। सो वार माइनस शूटिंग वाज हाउ क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज विजुअलाइज बिफोर द फर्स्ट बॉल वाज बॉल्ड, पहली बॉल बॉलिंग करने से पहले ही वैसे विजुअलाइज होती है, तो क्यू के बाद एस हो जाएगा, ठीक है। सो क्यू के बाद एस हो जाएगा, उसके बाद बट, है ना, पी, बट देयर वाज नथिंग टू सजेस्ट एनी इंक्रीज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द प्लेयर्स और द स्पेक्टर, बट प्लेयर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो क्यू एस पी आर, आसान सा है, आपको लाइन समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 1997 क्या हुआ था 1997 में, ये देखना है। अब पी एस से शुरू है। सो इन 1997 नासा फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन माइक्रोग्रेविटी, या ऐसा होगा पी आर एस चेक करना है। इन 1997 कल्पना चावला एक करनाल गर्ल हु वांटेड, ठीक है ना, who wanted to reach out for the stars created history by becoming the first Indian woman to rocket into space on a NASA fact-finding mission on microgravity। आप समझ गए पूरी लाइन। 1997 में कल्पना चावला एक करनाल गर्ल थी जो चाहती थी क्या करना है, स्टार्स के बीच में पहुंचना, और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी, किस मिशन में, नासा फैक्ट फाइंडिंग मिशन में। सो एस आर क्यू पी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा डैट्सो। अब डैट्सो के बाद क्या होगा, अब इसमें देखो क्यू है या एस है, तो हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, क्यू एस को पढ़ेंगे। दैट सो मेनी इंडियन एक्सेल एज
एक्सपैट्रिएट्स, है ना। सो दैट सो मेनी इंडियंस, ये सो मेनी सही लग रहा है, दैट सो मेनी इंडियन, है ना, सो मेनी इंडियन एक्सेल एज एक्सपैट्रिएट्स, तो ये हटा दो, है ना। इसके बाद क्या होगा, एक्सपैट्रिएट्स दैट इनेबल्स देम टू सक्सीड वाइल लिविंग अवे फ्रॉम होम, होम से बाहर जाने पे उनको सक्सीड वाइल लिविंग अवे फ्रॉम द होम, है ना। परहैप्स यूनिक टू इंडियंस, देखो कॉमा यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट वर्ड नहीं होगा, है ना। सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन कल्चर, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, बट यू कैन थिंक लाइक दैट, है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे पी में भी कॉमा लगाया, बट ये लास्ट लाइन है, ठीक है। सो दैट क्या होंगे, दैट सो मेनी इंडियन एक्सेल, तो पहले तो क्यू हो गया, तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। अब आर और पी में देखना है, दो, दैट सो मेनी इंडियंस एक्सेल एज एक्सपैट्रिएट्स, है ना, दैट इनेबल्स देम टू सक्सीड, उससे फ़ायदा क्या होता है, घर से बाहर रहने पे सक्सीड होते हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा, परहैप्स यूनिक टू इंडियन सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन कल्चरल रिसोर्सेज, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, QRSP या QPSR, ठीक है। सो ये एक सेकेंड, ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, QPSR होगा, ठीक है, QPSR होगा, ये कॉमा वाला नहीं होगा, सो ये कॉमा वाले नहीं होंगे। सो क्यू से क्या हो गया, दैट सो मेनी इंडियंस एक्सेल एज एक्सपैट्रिएट्स, है ना, सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन कल्चरल रिसोर्सेज, है ना, दैट परहैप्स यूनिक टू इंडियंस, कुछ कल्चरल रिसोर्सेज जो यूनिक है इंडियन के लिए, और दैट इनेबल्स देम टू सक्सीड वाइल लिविंग, वो बाहर भी रह करके वो जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, तो दैट्स अ QPSR। आप कॉमा देख करके आप उसको एक बार सोच सकते हो कि वो मिडिल टर्म में ही होगा, तो QPSR इज आंसर, यहाँ पे आप चेंज कर लेना, डी होगा। अगला क्वेश्चन है द एडवेंट, अब क्या है QP, तो द एडवेंट वी इंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड आवर सेल्फ, है ना, वी क्या हो गया, वी इंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड आवर सेल्फ, या द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन वाज ए साइलेंट रिवॉल्यूशन विच क्रिएटेड ए होल न्यू इंडस्ट्री, है ना, एंड कंप्लीटली चेंज द वे वी इंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड आवर सेल्फ, ठीक है, समझ में आ गया। सो सैटेलाइट टेलीविजन की जो इन्वेंशन हुई थी वो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन थी, तो पहले Q हो गया, फिर R हो गया, Q हो गया, फिर S हो गया, एंड कम्प्लीटली चेंज द वे वी इंटरटेन, हम लोग अपने आप को जो इंटरटेन करते थे वो पूरा, तो QSRP, तो आप देख करके भी इसका आंसर बना सकते थे, ठीक है, आसान सा था। द प्रेसिडेंट, अब देखो द प्रेसिडेंट है, उसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट के बाद क्या, द एस्पिरेशन तो लगेगा नहीं, आ रहा है इसमें से, देखो द प्रेसिडेंट ऑन हाउ बेस्ट द प्राइवेट सेक्टर कैन कुड फुलफिल, ये होगा नहीं, द प्रेसिडेंट रिवील्ड दैट द गवर्नमेंट वुड इनिशिएट अ डायलॉग, दैट मीन्स आर होगा पहले, है ना, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट, है ना, वुड, प्रेसिडेंट रिवील्ड दैट द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के साथ ऑन हाउ तो लगेगा नहीं, है ना, तो एस तो पहले ही हटा दो आप, एस और आर से शुरू है, अब क्यू और पी में है। सो द प्रेसिडेंट रिवील्ड दैट द गवर्नमेंट वुड इनिशिएट अ डायलॉग, है ना, विद पॉलिटिकल पार्टीज, किसके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, है ना, और इंडस्ट्री और अदर बॉडीज के साथ में, तो आर के बाद क्यू, तो आर के बाद क्यू में यही होगा, ऑन हाउ बेस्ट द प्राइवेट सेक्टर कुड फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एकदम लाइन पूरा हो गया, सो द आंसर इज बी। अब पैसेज हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब पैसेज क्या है, ओशियन वाटर प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ, ओशियन वाटर आपको लाइफ सपोर्ट करने के लिए इंडिस्पेंसेबल रोल प्ले करता है। द ग्रेट ओशियन बेसिन होल्ड अबाउट 300 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर, इतने वाटर हैं वहाँ पे। फ्रॉम दिस वास्ट अमाउंट अबाउट 80,000 क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर आर सक्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर बाय इवेपोरेशन एंड रिटर्न्ड बाय प्रेसिपिटेशन एंड ड्रेनेज टू द ओशियन। बोला कि जो 300 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर हैं ओशियन में, उसमें से 80,000 क्यूबिक माइल जो होता है हर साल इवेपोरेशन से ऊपर चला जाता है और फिर बारिश से आ जाता है। मोर देन 24,000 क्यूबिक माइल्स ऑफ रेन डिसेंड एनुअली अपॉन द कॉन्टिनेंट्स, 24,000 जो क्यूबिक माइल है वो माइल्स रेन जो होता है वो कॉन्टिनेंट पे होती है। दिस वास्ट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेनिश द लेक्स एंड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड वाटर टेबल्स ऑन विच ऑल फ्लोरा एंड फौना आर डिपेंडेंट। अब बोला कि ये जो 24,000 क्यूबिक माइल हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी कॉन्टिनेंट पे लेक हैं, है ना,
स्ट्रीम्स हैं, नदी हैं, है ना। तो वाटर टेबल को और फ्लोरा फौना को जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 द हाइड्रोस्फीयर परमिट्स ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस। The hydrosphere has strange characteristic because water has properties unlike those of any other liquid, है ना। One anomaly is that water upon freezing expands by about 9%. फ्रीज करने पे 9% वो एक्सपेंड कर जाता है। Whereas most other liquid contract on cooling. बाकी लिक्विड जो होता है वो जब कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो सिकुड़ता है। For this reason ice floats on water bodies instead of sinking to the bottom. इसीलिए आइस जो होगा वो वाटर बॉडीज पे फ्लो करता है, ठीक है ना, डूबता नहीं। इफ द आइस सैंक द हाइड्रोस्फीयर वुड सून बी फ्रोजन सॉलिडली। अगर आइस डूबने लगे तो पूरी हाइड्रोस्फीयर जो होगा वो फ्रोज हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर थिन लेयर ऑफ सरफेस मेल्ट वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन। Thus all aquatic life would be destroyed and the interchange of warm and cold currents which moderates climate would be notably। और इससे क्या होगा, पूरी जो एक्वाटिक लाइफ है, जो वाटर के अंदर की लाइफ है, वो पूरी खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। Another outstanding characteristic of water is that water has a heat capacity which is highest of all liquid। सब लिक्विड में सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होता है और हर पूरे लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज़्यादा इसकी होती है, एक्सेप्ट अमोनिया, अमोनिया को छोड़ के। दिस कैरेक्टरिस्टिक इनेबल द ओशियन टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर वास्ट क्वांटिटीज ऑफ हीट। तो ओशियन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है, देयर बाई ऑफन प्रिवेंटिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम, जिसके कारण क्लाइमेट एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाता है। इन एडिशन वाटर डिजॉल्व्स मोर सब्सटेंसेस दैन एनी अदर लिक्विड। बाकी लिक्विड की अपेक्षा वाटर बहुत ज़्यादा दूसरे सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है। इट इज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प्स मेक ओशियन अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जिस कारण से ओशियन मिनरल्स के स्टोर हाउस है, मतलब बहुत सारे मिनरल वहाँ पे होते हैं, विच हैव बीन वॉश्ड डाउन फ्रॉम द कंटिनेंट्स, जो कंटिनेंट्स से वॉश डाउन होकर के, मतलब मिनरल्स में मिल करके और वो ओशियन में चला जाता है। इन सेवरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दीज मिनरल्स आर बीइंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड, है ना। और बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे वर्ल्ड के एरिया में ये जो मिनरल जो कंटिनेंट से घुल करके और बह करके आता है ओशियन में, उसकी एक्सप्लॉयट किया जाता है, मतलब कि यूज किया जाता है कॉमर्शियली, है ना। सोलर इवेपोरेशन ऑफ साल्ट इज वाइडली प्रैक्टिस्ड, है ना। सोलर इवेपोरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट के लिए इवेपोरेशन सोलर से। पोटास इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेड सी एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूस फ्रॉम सी वाटर अलोंग द अमेरिकन गल्फ कोस्ट से मैग्नीशियम मिलता है। अब इस पर क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज द हाइड्रोस्फीयर इज नॉट, हाइड्रोस्फीयर इज नॉट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म लाइफ, ये तो है, रिस्पॉन्सिबल तो है। एबल टू मॉडिफाई वेदर, बिल्कुल मॉडिफाई वेदर को मॉडिफाई कर सकता है। और सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा है कि मिनरल्स वगैरह। अ डेंजर ऑफ फ्रीजिंग ओवर, तो ये हमारा गलत है। व्हाट इज द रीजन दैट फिश कैन सर्वाइव इन द ओशियन। फिश क्यों सर्वाइव कर जाता है ओशियन में भाई, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन, नहीं, बिल्कुल फिश को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गलत हो गया। आइस फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियन, ओशियन के सर्फेस पे आइस फ्लोट करता है तो टेम्परेचर ज़्यादा जाता नहीं है, तो अंदर आइस वो ये क्या कहते हैं, जीवित रह सकता है, ठीक है ना, ऊपर की परत बन जाती है, ठीक है, कितनी भी ठंड होगी ऊपर की परत बन जाती है, फिर नीचे वो फिश सर्वाइव कर सकता है। सो बी इज द आंसर। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द ऑथर्स मेन पर्पस इन द पैसेज गिवन। ये जो पैसेज है हाइड्रोस्फीयर के बारे में, उसमें ऑथर कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी है। टू इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, टू एक्सप्लेन हाउ वाटर यूज टू इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तो बताया नहीं है। टू रिवील द एक्सटेंट ऑफ अर्थ ओशियन मासेज, ओशियन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ वाटर और टू इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व करने के आपको इम्पोर्टेंस बताया है। तो आप इस दोनों में से कोई भी होगा, ठीक है। तो इसके जो आंसर होंगे, एंड हाइड्रोस्फीयर परमिट्स ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस, तो ये आपको समझिए कि कंजर्विंग वाटर का इम्पोर्टेंस को बताता है। तो व्हाट इज़ द रीजन दैट क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आर प्रिवेंटेड इन नेचर, ये हम लोग पढ़े थे ना कि क्लाइमेट एक्सट्रीम को द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, जो कि एक्सट्रीम, जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर डज द ऑथर मेंशन इन द पैसेज। कौन कौन सा कैरेक्टर, इसने पहला बताया क्या कि वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट इज़ फ्रोजन, फ्रोजन जब ये ज़्यादा ठंड फ्रोजन होती है तो ये एक्सपेंड करती है, ये प्रॉपर्टी बताया है।
और गुड सॉल्वेंट भी बताया कि सारे मिनरल्स और सॉल्व होकर के कॉन्टिनेंट से ओशन में चला जाता है। तो 1 and 3 वाटर इज यूज एज द कंडेंसिंग मीडियम फॉर थर्मल पावर प्लांट, ये इसके बारे में कोई बात नहीं किया है। सो 1 and 3 इस पैराग्राफ में जो है उसी के बारे में हमें बात करनी। सो 1 and 3 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या हुआ कि जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, सो जो वर्ड दिया हुआ है उसके अपोजिट वाले वर्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है इसमें 5 क्वेश्चन है एंटोनिम के। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश। अब आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? लुकिंग और साउंडिंग अनफैमिलियर, मतलब कि अनफैमिलियर दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब अनफैमिलियर है ना, या सुनने में या देखने में अनफैमिलियर लग रहा है, जो देखा हुआ नहीं है उस टाइप का, सो आउटलैंडिश होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो देखा हुआ होगा, जो सुनने में सुना हुआ होगा वही होगा ना, तो ये हो जाएगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है कि जो आप देखे हुए हो, चाहे जिसको आप जो पहले हो चुका है ना, तो उस टाइप की हो गई। अब एगेटेड आपको पता है, फियरफुल आपको पता है, डर का। अब आपको स्टबर्न का मतलब एक मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सो स्टबर्न होता है हैविंग और शोइंग डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग। जैसे मान लेते हैं कि स्टबर्न का मतलब होता है कि जैसे कि आप कितना भी कैसा भी आर्ग्यूमेंट कर दो अच्छा, बट किसी और के जो माइंड में है, या जो उसकी किसी पर्टिकुलर पार्टीज पे या पॉलिटिकल पार्टीज, आप समझ लो आप कभी डिस्कशन करते होंगे, तो जिनके माइंड में जो चीज़ होती हैं है ना, कितना भी आर्गूमेंट कर दो, कितना भी गुड आर्गूमेंट्स कर दो, तो उनकी पोजीशन जो उस पार्टी पे है या उस चीज़ पे है वो चेंज नहीं कर सकते हो। दैट्स अ स्टबर्न। ठीक है, अब एक है रेक्टिट्यूड। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है कि मोरली करेक्ट, है ना, करेक्ट बिहेवियर या थिंकिंग, है ना, राइटनेस इसको बोलते हैं। तो अब इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, करेक्ट बिहेवियर नहीं हो तो इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा? अब ये क्या है? डिसीटफुलनेस। अब डिसीट सेल्फ कंडेम्पशन होगा नहीं, रिप्राइजल और पंक्चुअलिटी तो होगा नहीं, इसमें अपोजिट पूछ रहा है। सो डिसीटफुलनेस का मतलब होता है कि फॉल्स इंप्रेशन देना, है ना, गिव फॉल्स इंप्रेशन। सो डिसीटफुलनेस। रेक्टिट्यूड का मतलब हो गया मोरली करेक्ट, तो फॉल्स इंप्रेशन हो गया डिसीटफुलनेस। ठीक है ना, करेक्ट बिहेवियर हो गया और डिसीटफुलनेस मतलब फॉल्स इंप्रेशन देना, है ना, वो हो गया। अब रिप्राइजल का मतलब क्या होता है ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ। ये रिटेलिएशन, एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन इज अ रिप्राइजल। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैंटी। अब स्कैंटी का मतलब होता है अभाव, है ना, या इनसफिशियंट, है ना। तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, है ना। इसके बाद प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि एक आपकी आदत है, टेंडेंसी, है ना, कि एक तरफ के झुकाव है ना, एन इंक्लाइनेशन और टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, एक तरीके का बिहेवियर, है ना। सो उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी। तो अब इसे प्रोपेंसिटी का होगा क्या आंसर होगा? इंक्लाइनेशन है, एक तरफ की झुकाव एक तरह, तो डिसइंक्लाइनेशन इसकी अपोजिट हो जाएगी। बाकी आपको फॉरकास्ट पता है, स्टैग्नेशन रुका हुआ, रेस्टलेसनेस, है ना, रेस्टलेसनेस आपको पता ही है ना। सो पॉन्टिफिकेट। नाउ व्हाट इज पॉन्टिफिकेट? पॉन्टिफिकेट्स होता है कि किसी और का एक्सप्रेस वंस ओपिनियन इन ए वे कंसिडर्ड एनोइंग। ऐसे आप किसी अपने विचार को रख रहे हो जो एकदम एनोइंग हो, है ना, या पॉम्पस या डॉगमेटिक। नाउ व्हाट इज द पॉम्पस एंड डॉगमेटिक? ठीक है, आप पॉम्पस का मतलब होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो कर रहे हो, है ना, दूसरे लोगों से, कि मैं ही जो हूँ सो। डॉगमेटिक होता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है ना, बिना कोई एविडेंस का, बिना कुछ प्रूफ का, जो आप सोच रहे हैं सो। तो पॉम्पस और डॉगमेटिक, ठीक है। तो अब इसमें आप सोच लिए पॉन्टिफिकेट हो गया, है ना, अपनी ओपिनियन को ही प्रूव करना। तो इसमें क्या होगा? तो वो तो हो गया रूडलेस मैनर में, है ना, तो हम्बल मैनर में बात करना। ठीक है, सो ये हो गए एंटोनिम के क्वेश्चन। अब हम लोग बात जो करेंगे वो 5 सिनोनिम के क्वेश्चन है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अब सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, उसमें है एक है कॉमिसरेशन। सो नाउ व्हाट इज कॉमिसरेशन? सो कॉमिसरेशन का मतलब होता है सिंपैथी एंड सॉरो फॉर द मिसफॉर्चुनेट ऑफ अदर्स। मतलब दया की तरह से किसी और को अगर कुछ होता है तो उसमें आपको क्या होता है कि एक सहानुभूति होती है किसी के। मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई या किसी का रिजल्ट नहीं आया, तो आपकी जो कंपेशन होती है दैट्स अ कॉमिसरेशन। ठीक है, अब कॉमिसरेशन का जो ये होगा तो आप समझ ही गए, सिंपैथी, है ना। अब नाउ व्हाट इज द कमीशन? तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। वास्टनेस आपको पता ही है, ग्रेट एक्सटेंट में विशाल। कॉमेंडेशन का मतलब पता है कि प्रेज करना किसी का। इसके बाद पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब क्या होता है? स्लो, है ना, भारी वजन के कारण, जैसे किसी का वेट अगर ज़्यादा है तो उसके कारण वो
स्लो होगा, है ना। सो स्लो बिकॉज ऑफ द ग्रेट वेट दैट्स अ पॉन्डरस। तो आप इसमें देख लीजिए, एग्जॉर्बिटेंट है, कॉशियस है, अनवाइडली। सो अनवाइडली का जो मतलब होता है डिफिकल्ट टू मूव बिकॉज ऑफ इट्स साइज, साइज के कारण, या तो डिफिकल्ट टू कैरी या डिफिकल्ट टू मूव बिकॉज ऑफ साइज। सो अनवाइडली इज आंसर। तो व्हाट इज द फैसाइल? फैसाइल होता है कि सुपरफिशियल, है ना, रियल में जो इशू है उसको इग्नोर करना, है ना। और एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि बेकार में हाई, मतलब कि ऑफ एक प्राइस या अमाउंट जो होगा अनरीजनेबली, बिना रीजन के वो हाई हो गया। और कॉशियस हो गया केयरफुल रहना, दैट्स अ कॉशियस। ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्लिप सोड। नाउ व्हाट इज स्लिप सोड, है ना। स्लिप सोड क्या होगा? स्लिप सोड मतलब होता है लैक ऑफ केयर, तो केयरलेस, ठीक है। बाकी कॉमन प्लेस आपको पता है, रिटेलिएट करना किसी को, वो भी पता है। वल्गर आपको पता ही है। नाउ व्हाट इज कोगेंट? कोगेंट क्या है? जो जो आर्गुमेंट है वो लॉजिकल और कन्विंसिंग होना चाहिए। सो दैट्स अ, है ना, लॉजिकल और कन्विंसिंग होना चाहिए, दैट्स अ कोगेंट। का मतलब फोर्सफुल भी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल या गलत या एक्सेप्शनल नहीं होना चाहिए, फोर्सफुल होना चाहिए, जो कि सही हो, है ना। इसके बाद है मैस्कुरेट। नाउ व्हाट इज मैस्कुरेट? सो मैस्कुरेट होता है अ फॉल्स शो और प्रिटेंस, है ना, मतलब झूठा दिखावा, है ना। तो डिस्कस टू गुड इन डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है गिव अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक अलग तरह का अपीयरेंस देना। सो टू गो इन डिस्कस। और मैस्कुरेट का मतलब भी होता है फॉल्स शो, मतलब कि झूठी दिखावा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे, जिसमें हम लोग मैथ्स एंड इंग्लिश के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेरी होगी, यू कैन राइट मी ऑन टेलीग्राम चैनल, या कमेंट्स पे लिख सकते हैं, जिससे कि अगर कहीं पे कुछ एरर हो तो वो बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सेक्शन। वो भी बहुत हेल्पफुल है एटलीस्ट, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम में आने ही हैं और हिस्ट्री तो चेंज होगी नहीं, तो उसको आप ज़रूर देखो। एंड उसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी सेक्शन है, वो आप अभी के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग कर लेना, है ना, सेम क्वेश्चंस को। रेस्ट हम लोग लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक सीरीज चला ही रहे हैं, और बाकी 30 डेज रिवीजन प्लान हम लोगों ने लॉन्च किया ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।